नमस्कार, आदाब और खुशामदीद। रात के साए गहरे हो चुके हैं, घड़ी की सुइयां खामोशी से आगे बढ़ रही हैं और आप मेरे यानी विशाल के साथ हैं रूहानी रातें के एक और सफर पर। दिल्ली, वो शहर जो सिर्फ सड़कों, इमारतों और इंसानों का जमघट नहीं है। ये शहर सदियों की यादों का एक जीता जागता संग्रहालय है। इसकी हर गली, हर पुरानी दीवार, हर किला अपने सीने में हजारों दास्तानों को दफन किए हुए है। कुछ दास्तानें मोहब्बत और शान की हैं, तो कुछ धोखे, दर्द और मौत की। आज की कहानी दिल्ली के एक ऐसे ही कोने से है जो आज भले ही चमक दमक और अमीरी की पहचान हो, लेकिन उसकी जमीन के नीचे एक ऐसा राज दबा है जिसकी सिसकियां आज भी सुनाई देती हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की। यहाँ की चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी कोठियाँ और महंगी गाड़ियाँ एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जहाँ डर और खौफ की कोई जगह नहीं लगती। लेकिन इसी चमक के बीच W ब्लॉक में एक घर है, या यूं कहें कि हुआ करता था, जिसका नंबर था W3। आज उस पते पर एक नई आधुनिक इमारत खड़ी है, लेकिन जो लोग इस जगह के अतीत को जानते हैं वो आज भी उस तरफ देखने से कतराते हैं, क्योंकि ये घर एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड का गवाह बना जिसकी गूंज दशकों बाद भी खत्म नहीं हुई। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1986। दिल्ली की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। शहर कुछ साल पहले हुए दंगों के जख्मों से उभर रहा था। उस दौर में W3 में एक बुजुर्ग दंपति श्री यशकरण कौल और उनकी पत्नी चंद्रकांता कौल रहा करते थे। वो एक शांत और धार्मिक स्वभाव का जीवन जीते थे। उनके बच्चे विदेश में बसे थे और यहां वे दोनों अकेले थे। अपनी इस तन्हाई और आध्यात्मिक खोज में उन्होंने एक योग गुरु पर गहरा विश्वास कर लिया था। वो गुरु न सिर्फ उन्हें योग सिखाता था, बल्कि उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शक और सबसे बड़ा विश्वास पात्र बन गया था। कौल दंपति उस पर अपनी जान छिड़कते थे। अपनी जायदाद से लेकर अपनी निजी बातें तक सब कुछ उससे साझा करते थे। उन्हें क्या पता था कि यही विश्वास एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित होगा। और फिर अक्टूबर की एक सर्द रात को वो हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कौल दंपति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये कोई आम हत्या नहीं थी। हत्यारे ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। उनके सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे। लेकिन जुर्म यही नहीं थमा। हत्यारे ने उनके क्षत विक्षत शरीरों को घसीट कर घर के आंगन में बनी एक अंडरग्राउंड पानी की टंकी में फेंक दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। महीनों तक किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। पड़ोसियों ने बस इतना देखा कि कौल साहब का घर अचानक शांत हो गया है, शायद वे अपने बच्चों से मिलने विदेश गए होंगे। यही सोचकर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले, घर के आसपास एक अजीब असहनीय बदबू फैलने लगी। पहले तो लोगों ने सोचा कि कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो किसी ने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया। पुलिस आई। घर का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का मंजर शांत था, लेकिन हवा में मौत की गंध तैर रही थी। तलाशी लेते लेते जब पुलिस की टीम आंगन में बनी पानी की टंकी के पास पहुंची तो बदबू का स्रोत साफ हो गया। जब कई लोगों ने मिलकर टंकी का भारी ढक्कन हटाया तो अंदर का दृश्य देखकर अनुभवी पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पानी में 2 इंसानी शरीर तैर रहे थे, बुरी तरह सड़ चुके, फूले हुए और बिना सिर के। वो यशकरण और चंद्रकांता कौल के शव थे। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शक की पहली सुई सीधे उस तथाकथित योग गुरु पर गई जो इस हत्याकांड के बाद से ही गायब था। पुलिस ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उस जमाने में न तो आज की तरह CCTV कैमरे थे, न ही एडवांस फोरेंसिक तकनीक। कोई ठोस सबूत, कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। यह केस दिल्ली पुलिस की सबसे अनसुलझी और रहस्यमय फाइलों में से एक बनकर रह गया। हत्यारा कौन था,
और उसने ये क्यों किया, ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया। घर वीरान हो गया। कोई वारिस सामने नहीं आया। शायद विदेश में बसे बच्चे इस खौफनाक जगह से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे। अखबारों में इश्तिहार दिए गए, लेकिन कोई दावेदार नहीं मिला। और फिर सालों तक वो घर वीरान पड़ा रहा। धीरे धीरे उस वीराने में डर ने अपनी जड़ें जमा ली। घर एक खंडहर में तब्दील हो गया। खिड़कियों के शीशे टूट गए, दीवारों पर काई जम गई और आंगन में जंगली घास उगाई। अब शुरू हुई अलौकिक घटनाओं की कहानियां। आसपास के गार्ड्स और लोगों ने रात के सन्नाटे में घर के अंदर से किसी के रोने, चीखने और फुसफुसाने की आवाजें सुनने का दावा किया। कुछ ने कहा कि उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे से परछाइयों को गुजरते देखा है। ये घर अब W3 नहीं, बल्कि ग्रेटर कैलाश का भूतिया घर बन चुका था। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब किसी ने उस घर में रहने की हिम्मत की। साल 2010 राजेश जी अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हुए। उन्हें GQ1 में यह घर आश्चर्यजनक रूप से कम किराए पर मिल गया। मकान मालिक ने उन्हें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर किराए पर दिया, क्योंकि पहला फ्लोर सालों से बंद था और उसे खोला नहीं जा सकता था, ऐसा उन्हें बताया गया। राजेश जी एक व्यवहारिक इंसान थे, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए एक शानदार डील थी। वे अपनी पत्नी सुनीता और 2 बेटियों निधि 16 साल और प्रिया 12 साल के साथ उस घर में रहने आ गए। शुरुआत के 2-3 दिन शांति से गुजरे। परिवार नए घर को सजाने संवारने में लगा रहा, लेकिन जल्द ही पड़ोसियों और बेटियों के स्कूल के दोस्तों ने उन्हें चेताना शुरू कर दिया कि ये घर ठीक नहीं है, इसमें कुछ है, आप लोग यहां से चले जाइए। राजेश जी ने इन बातों को महज वहम कहकर उड़ा दिया, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले निधि, जो थोड़ी संवेदनशील थी, ने ऊपर के बंद फ्लोर से रात में अजीब आवाजें सुनी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी फर्नीचर घसीट रहा हो, तो कभी लगता जैसे कई लोग एक साथ दौड़ भाग रहे हों। छोटी बहन प्रिया ने कहा, दीदी चूहे बिल्ली होंगे, इतना बड़ा पुराना घर है। लेकिन कुछ रातों बाद निधि ने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। देर रात पानी पीने के लिए उठने पर उसने देखा कि सीढ़ियों के पास 2 घनी काली परछाइयां तेजी से ऊपर की ओर भागीं और बंद दरवाजे में गायब हो गईं। उसने डरते डरते अपने पिता को बताया। राजेश जी ने हिम्मत करके ऊपर जाकर देखा। दरवाजे पर वही पुराना ताला ज्यों का त्यों लगा था। धूल की मोटी परत बता रही थी कि उसे सालों से नहीं खोला गया। उन्हें बस एक काली बिल्ली दिखी जो उन्हें देखकर फुर्ती से भाग गई। उन्होंने इसे बिल्ली की परछाई मानकर बात खत्म कर दी। लेकिन अब ये घटनाएं बढ़ने लगी थीं। एक सुबह जब सुनीता जी किचन में नाश्ता बना रही थीं, निधि ने अपनी मां के ठीक पीछे एक बूढ़े आदमी को खड़ा देखा। उसके कपड़े खून से सने थे और उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था। निधि कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ गई। वहां 2 बिना सिर वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका साया जमीन पर कांप रहा था। ये मंजर देखते ही निधि चीख मारकर बेहोश हो गई। अब परिवार में डर का माहौल था, लेकिन सबसे डरावना पल अभी आना बाकी था। एक शाम अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। निधि मोमबत्ती लेने के लिए किचन में अकेली थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी लंबी चोटी को कसकर पकड़ा और उसका सिर दीवार पर दे मारा। दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और वो एक बार फिर बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसके सिर में गहरी चोट थी और खून बह रहा था। अब राजेश जी का भी धैर्य जवाब दे गया। ये वहम नहीं था, उनके परिवार पर हमला हो रहा था। उन्होंने मदद के लिए अपने भतीजे माधव को बुलाया। माधव को पैरानॉर्मल चीजों में थोड़ी दिलचस्पी थी और वो ऐसी कहानियों को लेकर जिज्ञासु रहता था। माधव जब पहुंचा तो घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उसने हिम्मत करके बंद फ्लोर के दरवाजे के की होल से अंदर झांकने का फैसला किया। पहले तो घना अंधेरा दिखा, फिर अचानक उसे लगा जैसे अंदर कोई बल्ब जला और बुझ गया, और उस एक पल की रोशनी में उसे एक चेहरा दिखा। एक विकृत पीड़ा से भरा हुआ चेहरा, जिसकी आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। माधव सिहर कर पीछे हट गया।
उस रात सबने साथ सोने का फैसला किया। आधी रात को अचानक माधव की नींद ऊपर से आ रही चीखों पुकार और लड़ने की तेज आवाजों से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी की हत्या कर रहा हो। वो तेजी से ऊपर भागा। ये देखकर उसके होश उड़ गए कि जिस दरवाजे पर सालों पुराना ताला लगा था वो टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजा धकेला। अंदर खून से सने पैरों के निशान थे जो छत की ओर जा रहे थे। वो धीरे धीरे अंदर गया। बाथरूम का दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा किसी भी इंसान को दहला देने के लिए काफी था। दीवारें, फर्श, सब कुछ ताजे खून से लथपथ था। और तभी उसे पास के कमरे में बिस्तर के नीचे से किसी औरत की सिसकती हुई आवाज आई, उसने मेरे पति को मार डाला, उसने मेरे पति को मार डाला। माधव की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो पलटा और बाथरूम की ओर देखा। सब गायब। खून का एक कतरा भी नहीं था। दीवारें और फर्श बिल्कुल साफ थे। और फिर सामने कमरे के बीचों बीच वही बूढ़ा आदमी और बिना सिर वाली बूढ़ी औरत खड़े थे। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें सफेद और शरीर कटा फटा था। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। माधव डर के मारे चीखता हुआ बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन खौफ ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। शावर से अचानक पानी की जगह गाढ़ा लाल खून गिरने लगा। माधव की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। राजेश जी और पूरा परिवार ऊपर दौड़ा। उन्होंने देखा बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और माधव अंदर से चीख रहा था। दरवाजा तोड़ने पर उन्होंने देखा माधव जमीन पर खून में लथपथ पड़ा कांप रहा था। वो बस इतना कह पाया, यहां भूत हैं, सच में हैं, निकलो यहां से अभी। उस परिवार ने एक पल भी वहां नहीं बिताया। उसी रात जो सामान हाथ लगा उसे लेकर वो उस घर से हमेशा के लिए निकल गए। बाद में जब इस घटना की और छानबीन की गई तो वही पुरानी कहानी सामने आई। सालों पहले उस घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति की जायदाद के लिए बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनका गला काटा गया था और लाशें पानी की टैंकी में फेंक दी गई थीं। माधव और उसके परिवार ने जो कुछ भी महसूस किया था वो उसी भयानक रात की एक दर्दनाक प्रतिध्वनि थी। आज उस जगह पर वो W3 का वो खंडहर नहीं है। उसे तोड़कर एक नई बिल्डिंग बना दी गई है। सुना है किसी गुप्ता परिवार ने उसे खरीद कर दोबारा बनवाया है। घर में शांति के लिए बड़े बड़े हवन और शुद्धिकरण पाठ भी करवाए गए, पर कहते हैं वो परिवार आज भी वहां स्थायी रूप से नहीं रहता, बस कभी कभार छुट्टियों में आता है। शायद अतीत की परछाइयां इतनी गहरी होती हैं कि नई दीवारें भी उन्हें छुपा नहीं पाती। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी जगह को नया बना देने से, उसकी ईंट पत्थर बदल देने से उसके अतीत की दर्दनाक कहानियां मिट जाती हैं, या फिर कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वो जमीन में नहीं, हमारे जहन में उस जगह की हवा में हमेशा के लिए बस जाती हैं। मैं हूं विशाल। अब मुझे इजाजत दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।